हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम अपनी इस ग्रुप थ्योरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने देखा था कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर हमें एक एलिमेंट मिलता है जो कंप्लीट ग्रुप को जनरेट कर देता है, यानी कि हम हर एक एलिमेंट को उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स की पावर में लिख सकते हैं। ओके, तो वो एक साइक्लिक ग्रुप होता है। और इसके बाद हमने एक रिजल्ट देखा था कि जो साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं वो एबीलियन ग्रुप भी बनते हैं। हर एक जो साइक्लिक ग्रुप होगा वो एबीलियन ग्रुप भी बनेगा। ओके, तो आपके लिए एक क्वेश्चन दिया गया था कि हर एक एबीलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप बनता है या नहीं बनता है। तो इसका आंसर होगा कि हर एक जो एबीलियन ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप नहीं बनता। इसका काउंटर एग्जांपल डिस्कस करते हैं पहले। ओके, इसका काउंटर एग्जांपल देखते हैं। इसका काउंटर एग्जांपल क्या है, U8। हमने UN टाइप के ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया था। इसमें वो सभी एलिमेंट्स आते हैं x बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट जिनका GCD n के साथ 1 होता है। n क्या है यहाँ पर 8, इनका GCD 8 के साथ 1 होना चाहिए। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसमें वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे जिनका GCD 8 के साथ 1 है। दैट इज़ 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। ओके, ये सभी इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे। और ये जो U8 है ये एक ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, और ये एक एबीलियन ग्रुप बनाएगा। ओके, तो क्लियरली ये एक एबीलियन ग्रुप बनता है। इसको हमने प्रूव भी किया था कि UN जो होता है वो एक एबीलियन ग्रुप बनता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ जो 1 होता है वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनता है, इसलिए इसका ऑर्डर 1 होता है। और 3 का ऑर्डर भी 2 होता है। क्यों? जब 3 को 3 के साथ ऑपरेट करेंगे तो 9 बनेगा, दैट इज़ 1 बनेगा। सिमिलरली 5 को 5 के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये 25 बनेगा, दैट इज़ 1। सिमिलरली 7 को 7 के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये 49 बनेगा, दैट इज़ 1। तो यानी कि सभी का ऑर्डर क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं बन रहा है। अगर ऐसा एलिमेंट हमें मिलता है जिसका ऑर्डर जो है ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाता है तो वो एलिमेंट जनरेट कर देता है कंप्लीट ग्रुप को। ओके, तो यहाँ हमें किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो है 4 नहीं मिल रहा है। तो यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करता जो कंप्लीट ग्रुप को जनरेट करता हो। ओके, तो इसलिए ये जो ग्रुप होगा वो साइक्लिक ग्रुप नहीं बनेगा। ओके, तो ये एक काउंटर एग्जांपल का वर्क करेगा कि हर एक जो एबीलियन ग्रुप होता है वो साइक्लिक ग्रुप नहीं बनता है। ओके, तो इससे नेक्स्ट रिजल्ट डिस्कस करते हैं। इससे जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो भी हमने प्रूव किया था कि अगर ए जनरेटर होता है किसी साइक्लिक ग्रुप का तो उसका जो इन्वर्स होता है वो भी जनरेटर बनता है उस ग्रुप का। ये भी हमने प्रूव किया था। ओके, इससे नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ओके, तो इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है, जी साइक्लिक ग्रुप है, यानी कि वो किस हम ए एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। हमने प्रूव करना है कि जो जी का ऑर्डर होता है वो उसके जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल होता है। ये हमने प्रूव करना है, यानी कि ए के जो ऑर्डर होगा, ए एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा उसके इक्वल ग्रुप का ऑर्डर होगा। ओके, ये हमने प्रूव करना है। तो हम अगर फर्स्ट केस लेके चलते हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो फाइनाइट होगा। हम ये मान के चलते हैं कि ए का जो ऑर्डर फाइनाइट है, और लेट हमने मान लिया जो ये फाइनाइट ऑर्डर है ये n है, यानी कि ए की पावर n करने से आइडेंटिटी मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ए की पावर 1, ए की पावर 2 एंड सो ऑन ए की पावर n। ये सभी जो एलिमेंट्स होंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हमने ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में देखा था कि जब तक हम उसके फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर तक नहीं पहुंच जाते जो ऑर्डर बनता है, तब तक जो एलिमेंट्स बनते हैं सभी एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट बनते हैं, ग्रुप के एलिमेंट बनते हैं। ओके, तो ये जो n एलिमेंट्स होंगे ये सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। हमने प्रूव करना है कि जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट है वो एग्जैक्टली यही है, यही n एलिमेंट्स हैं। ओके, हमने यही प्रूव करना है। तो हम मान के चलते हैं कि लेट x बिलोंग करता है जी में एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। ओके,
एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है ग्रुप जी का। ओके, तो अब एक्स ग्रुप जी का एलिमेंट है और जी किससे जनरेट हो रहा है, ए से जनरेट हो रहा है, तो एक्स को हम ए की सम पावर के में लिख पाएंगे, क्योंकि जनरेटर क्या होता है, जनरेटर वो होता है कि उसमें हर एक एलिमेंट को उसकी पावर में लिख पाए हम। ओके, ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को उस जनरेटर की पावर में लिख पाएँ, वो जनरेटर का काम करता है। ओके, तो यहाँ x को हम a की पावर सम k में लिख पाएंगे, क्या यहाँ पे k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, तो अगर k जो है इनमें ही बिलोंग करता हुआ, यानी कि k जो है 1 से लेके n तक हुआ, तो x जो है इन्हीं में ही बिलोंग कर जाएगा, x जो है इन्हीं में ही बिलोंग कर जाएगा। तो यानी कि इससे क्या हो जाएगा कि x जो है, जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था हमने, वो तो इन्हीं में ही बिलोंग कर गया। ओके, तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, पहला केस तो ये बना कि अगर जो k है हमारा ये 1 2 से लेके n में इन्हीं में ही बिलोंग करता हुआ, यानी कि इफ़ अगर k बिलोंग करता होगा 1 से लेके n तक, अगर k इनमें बिलोंग करता होगा, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि x बिलोंग कर जाएगा a की पावर 1 एंड सो ऑन a की पावर n तक, और x क्या था, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। तो इससे तो डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा कि सभी जो जी के एलिमेंट्स हैं वो ऑल सभी एलिमेंट्स यही हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो जी का ऑर्डर एन आ जाएगा एग्जैक्टली। ओके, जी का ऑर्डर एग्जैक्टली एन आ जाएगा, और ये क्या था, ये जो ए जो जनरेटर था उसका ऑर्डर था, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा इस केस में। लेकिन अगर के जो है वो ग्रेटर देन एन हुआ, के जो है ग्रेटर देन एन हुआ, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम इसको क्या लिख सकते हैं, तो के को हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू क्यू प्लस आर बाय डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि जब के को एन से डिवाइड करेंगे तो सम क्वोशेंट मिलेगा और सम आर रिमाइंडर मिलेगा। और रिमाइंडर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है और लेस देन होगा एन से। ओके, तो ये रिमाइंडर की प्रॉपर्टी होती है। तो अभी हमारे पास x क्या है, x है हमारा a की पावर k। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर एन क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, a की पावर n की पावर q इंटू a की पावर r, a की पावर n तो आइडेंटिटी बनेगा, ये किसके इक्वल होगा, a की पावर r के। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, यहाँ से प्रूव होगा कि x इक्वल टू a की पावर r, और r जो है ये इन्हीं जो n पावर्स थी 1 से लेके जो n पावर्स थी यहीं बिलोंग कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि जो x एलिमेंट आया ये एग्जैक्टली उन्हीं एलिमेंट्स में ही बिलोंग कर रहा है। ओके, इन्हीं n एलिमेंट्स में बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि हम g का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चले थे और वो इन्हीं n एलिमेंट्स के अंदर ही आ रहा है। तो यहाँ से प्रूव होगा कि जो g का जो ऑर्डर है वो एग्जैक्टली n ही है, और ये क्या था, ऑर्डर ऑफ a के इक्वल था। ओके, तो यहाँ से हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड केस लेके चलते हैं कि अगर जो हमने जनरेटर माना था, अगर उसका ऑर्डर इनफाइनाइट होता है, अगर उसका ऑर्डर इनफाइनाइट होता है, तो इसका क्या मतलब होगा, a की पावर 1 a की पावर 2 एंड सो ऑन, ये जो पावर्स आएंगी इसकी a की पावर k एंड सो ऑन, a की पावर k प्लस 1 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और ये सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएंगे ग्रुप जी के। ओके, ये सभी ग्रुप जी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम मान के चले जो जी का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी क्लियरली अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो। क्यों, क्योंकि ये हमने देखा कि ये सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आते हैं, ये सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आते हैं, और ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे क्योंकि ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है। तो और ये सभी एलिमेंट्स ग्रुप के ही हैं, तो यानी कि ये इनफाइनाइट एलिमेंट ग्रुप के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो यानी कि ग्रुप का ऑर्डर तो इनफाइनाइट होना चाहिए, और हमने क्या एज्यूम किया है, ग्रुप का ऑर्डर तो फाइनाइट है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। ओके, और यहाँ से हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। बट अगर हमने ये देखना है कि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे कैसे, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये सभी एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे, अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी हम ये मान के चलें कि इनमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है, कुछ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि सम a की पावर r जो है a की पावर s के इक्वल हो रहा है, यानी कि एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a की पावर r माइनस एस इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू आर माइनस एस, और आर माइनस एस क्या है, इंटीजर है, यानी कि ए का जो ऑर्डर है वो इससे कम हो गया, यानी कि ए का ऑर्डर तो फाइनाइट आ गया, बट हम क्या लेके चले थे, एक ऑर्डर इनफाइनाइट, तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स इसके रिपीट नहीं करेंगे, सभी एलिमेंट्स इसके डिस्टिंक्ट होंगे, इसका मतलब ग्रुप के अंदर भी इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे, और ग्रुप के अंदर अगर इनफाइनाइट एलिमेंट आते हैं तो ग्रुप का ऑर्डर भी इनफाइनाइट बन जाएगा, तो यहाँ से जो ऑर्डर ऑफ ए है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी के। ओके, तो यानी कि दोनों ही केस में जो ऑर्डर ऑफ ए है, जो जनरेटर का ऑर्डर है, वो भी ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है। ओके, तो यहाँ से हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ओके, इससे नेक्स्ट रिजल्ट डिस्कस करते हैं। पहले इस रिमार्क को देखते हैं, इसमें क्या है, एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर मोर देन 2, यानी कि अगर हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 से ज़्यादा है, उसके पास कम से कम 2 जनरेटर तो होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि अगर ए जनरेटर बनता है तो ए इनवर्स भी जनरेटर बनता है। ओके, और हर एक जो साइक्लिक ग्रुप होता है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात करें तो वो जेड एन टाइप का होता है, और जेड एन में जो 1 होता है वो एक जनरेटर बनता है, और 1 का जो इन्वर्स होगा वो n माइनस 1, ये दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे जेड एन में। ओके, तो यहाँ से 1 भी जनरेटर बन रहा है और n माइनस 1 भी जनरेटर बन रहा है जेड एन में। ओके, तो यहाँ से फाइनाइट अगर साइक्लिक ग्रुप है तो जेड एन टाइप का होगा, उसके अंदर ये 2 जनरेटर तो मिल ही रहे हैं। ओके, तो यानी कि हर एक जो साइक्लिक ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 2 से ज़्यादा है, वो उसके अंदर एटलीस्ट 2 जनरेटर तो होंगे ही। क्यों? वो हमने देख लिया फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का। लेकिन अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल जेड ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, इसमें हमने देखा था कि 1 जो है इसका जनरेटर बनता है, तो इसका इन्वर्स क्या होता है, -1, तो ये भी इसका जनरेटर बनता है, तो 1 और -1 2 जनरेटर बन रहे हैं। तो यानी कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो या फिर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, दोनों ही केस में एटलीस्ट 2 जनरेटर्स तो मिलते ही मिलते हैं अगर साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर ग्रेटर देन 2 है। ओके, तो इससे नेक्स्ट रिजल्ट डिस्कस करते हैं। इफ़ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर भी n है और उसके पास एलिमेंट आ रहा है जिसका ऑर्डर भी n है, तो जो ग्रुप बनेगा वो साइक्लिक बनेगा क्लियरली। क्योंकि अगर उसके पास एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसका ऑर्डर n है, यानी कि अगर a मिल रहा है जिसका ऑर्डर n है, तो यानी कि a की पावर 1 एंड सो ऑन a की पावर n, ये सभी जो एलिमेंट्स आएंगे ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे, और ये सभी एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट आएंगे। ओके, और ग्रुप का ऑर्डर भी n है, तो यानी कि ग्रुप के अंदर ओनली यही एलिमेंट होंगे एग्जैक्टली। तो यानी कि हम ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को a की पावर में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि a जो है वो जनरेट कर देगा ग्रुप को। ओके, तो यानी कि ग्रुप के पास एक जनरेटर मिल गया, तो यहाँ से ग्रुप जो है साइक्लिक हो जाएगा क्लियरली। ओके, तो ये रिजल्ट भी हमने प्रूव कर दिया इजीली। इससे नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको डिस्कस करते हैं। एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर साइक्लिक इज साइक्लिक। ओके, इसको डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है कि अगर कोई तुम्हारे पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम है p, तो ग्रुप जो होगा वो हमेशा साइक्लिक बनेगा, यानी कि उसके पास एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो जनरेटर होगा ग्रुप का। ओके, तो हमने मान लिया कि जो ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है p, तो अगर प्राइम है तो p तो 1 से बड़ा होगा, और p के फैक्टर क्या होते हैं, 1 होता है और p होता है, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर यही बनते हैं, या तो 1 बनेगा या फिर प्राइम p बनेगा। ओके, या तो इटसेल्फ नंबर p बनेगा। ओके, ये फैक्टर्स हैं, और ये प्राइम नंबर जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, ये डेफिनेशन होती है प्राइम नंबर की, या फिर कंपोजिट नंबर जो भी होता है वो भी 1 से बड़ा ही होता है। ओके, हमने क्या प्रूव करना है कि जो ग्रुप बनेगा वो साइक्लिक बनेगा, हमने ये प्रूव करना है। ओके, ठीक है। तो अब अगर इसका p जो है 1 से बड़ा है, यानी कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वो 1 नहीं हो सकता, ग्रुप का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर p है और p 1 से बड़ा है। यानी कि ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी से अलावा एक ऐसा एलिमेंट a मिलेगा जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एटलीस्ट बोला है। ओके, तो यानी कि a ऐसा एलिमेंट है जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, तो अगर हमने मान लिया कि लेट a का जो ऑर्डर है वो m है, a का ऑर्डर क्या मान लिया, वो m है। ओके, और पहले हमने जब ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। क्यों? हमने ये देखा था कि अगर
सभी एलिमेंट्स की पावर अगर ऑर्डर ऑफ जी कर दें तो वो हमेशा आइडेंटिटी दे देता है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, ये प्रॉपर्टी इम्प्लाई करती है इसको। ये रिजल्ट हमने पहले देखा था। ओके, तो यानी कि इससे क्या हुआ, एम डिवाइड करेगा पी को, लेकिन पी के क्या फैक्टर्स है, पी के फैक्टर तो ओनली वन और पी होते हैं। तो एम किसके इक्वल हो सकता है, या तो वन हो सकता है, या फिर एम किसके इक्वल किसके इक्वल हो सकता है, पी के इक्वल हो सकता है। बट एम वन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर एम वन हुआ तो ऑर्डर ऑफ ए क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। और वन ऑर्डर किसका होता है, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट का होता है। तो यहाँ से ए जो है आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी क्योंकि ए तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ से एम जो है पी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आ गया। और ये क्या था, ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल था। और अभी हमने देखा कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आता है तो वो ग्रुप हमेशा साइक्लिक बनता है। ओके, तो यहाँ से जो ग्रुप है वो साइक्लिक बन जाएगा क्लियरली। ओके, और इसको अनदर वे में भी हम देख सकते हैं लैग्रेंज थ्योरम की हेल्प से। लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होता है वो डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। तो अगर हम एच को जनरेट करते हैं ए से, तो यानी कि ए से जनरेट कर रहे हैं, तो यानी कि जो एच का ऑर्डर होगा वो भी एम होगा, क्योंकि जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है जिससे जनरेट हो रहा है उसी के ऑर्डर के इक्वल होता है। एच यहाँ पे साइक्लिक सब ग्रुप है। ओके, और लैग्रेंज थ्योरम क्या बोलती है, लैग्रेंज थ्योरम बोलती है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, दैट इज पी को डिवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ से m की वैल्यू वही वन हो सकती है या फिर m की वैल्यू p हो सकती है। अगर m की वैल्यू वन होती है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ a किसके बराबर आ जाएगा, वन के। यहाँ से a आइडेंटिटी आ जाएगा तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी, तो यहाँ से m जो होगा वो p के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से h का ऑर्डर क्या आ गया, p के बराबर आ गया। सब ग्रुप का ऑर्डर जो आ गया वो p के बराबर आ गया। ओके, और ये किसके बराबर था, ऑर्डर ऑफ g के बराबर था। यहाँ से क्या हो जाएगा, h जो होगा वो g के बराबर हो जाएगा, h जो है g के बराबर हो जाएगा। लेकिन h क्या था, h तो एक साइक्लिक सब ग्रुप था, तो g भी एक साइक्लिक बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा ये रिजल्ट भी प्रूव हो गया। ओके, इसे नेक्स्ट रिजल्ट डिस्कस करते हैं जो कि इस लेक्चर का लास्ट रिजल्ट होगा। इसमें क्या गिवन है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर, अब कंपोजिट ऑर्डर की बोल रहा है, उसके पास हमेशा ही एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा, हमेशा ही एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा। इसको डिस्कस करते हैं। हमने माना कि लेट जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और जी का ऑर्डर हमने टी मान लिया। टी कोई कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर भी ग्रेटर देन वन होता है। ओके, अब कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन वन है तो इसका क्या मतलब है, वो समथिंग टू नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। यहाँ m और n प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ओके, यहाँ कुछ ऐसा होगा लाइक t को हम क्या लिख सकते हैं, हम t को सम p की पावर सम k1 q की पावर सम k2, यहाँ p और q सम डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। ओके, इस टाइप का कंपोजिट नंबर बनता है ऑलरेडी ऑलवेज। ओके, यहाँ m और n कोई डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं और m भी ग्रेटर देन वन होगा और n भी ग्रेटर देन वन होगा। क्यों, क्योंकि अगर दोनों इक्वल टू वन हो गए, अगर दोनों इक्वल टू वन हो गए तो इससे क्या होगा, t की वैल्यू वन आ जाएगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ g वन आ जाएगा। लेकिन g का ऑर्डर तो हमें कंपोजिट ऑर्डर की वन है। ओके, तो कंपोजिट ऑर्डर है यानी कि g का ऑर्डर ग्रेटर देन वन होगा ऑलवेज। ओके, तो यहाँ से m की वैल्यू भी ग्रेटर देन वन होगी और n की वैल्यू भी ग्रेटर देन वन होगी। तो पहला केस लेके चलते हैं कि अगर जी साइक्लिक ग्रुप बनता है, हमने जस्ट ये प्रूव करना है कि जी के पास एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा। प्रॉपर सब ग्रुप क्या मतलब है, जो कंप्लीटली कंटेन करता है जी के अंदर, यानी कि ऐसा सब ग्रुप जो कंप्लीटली जी के अंदर कंटेन करता है, यानी कि एच जी के पास एक एक्स्ट्रा एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट है एच से। ओके, इसका ये मतलब होता है प्रॉपर। हमने प्रॉपर सबसेट के बारे में भी पढ़ा हुआ है, तो वहीं से इसका आइडिया है प्रॉपर सब ग्रुप का। ओके, तो वही हमने प्रूव करना है कि जी के पास एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा। तो अगर हम मान के चले कि जी कोई साइक्लिक ग्रुप है, अब अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो इसके पास एक जनरेटर होगा। हमने मान लिया कि ए जो है नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी कोई जनरेटर है इसका।
और अगर ए आइडेंटिटी के इक्वल हम मान लेते तो क्या हो जाता, क्योंकि ये जी साइक्लिक ग्रुप है तो जी का ऑर्डर किसके बराबर होगा, जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होगा। तो अगर ए आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी ए का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ से जी का ऑर्डर भी 1 हो जाएगा। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, क्यों, क्योंकि जी तो कंपोजिट ऑर्डर होना था, तो जी का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सो ए जो है वो नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी होगा हमेशा। ओके, ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। ओके, और जी साइक्लिक ग्रुप माना है, यानी कि ए का ऑर्डर भी एम एन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए जनरेटर है। ओके, ए का ऑर्डर अगर एम एन के बराबर हुआ तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ए की पावर एम एन किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। इसको बाय एक्सपोनेंट रूल क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन की पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ से क्या होगा, हमने ऑर्डर की एक थ्योरम डिस्कस की थी कि अगर ए की पावर के करने से आइडेंटिटी मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू के। यहाँ ए की पावर एन की पावर एम करने से हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर एन जो है लेस देन इक्वल टू एम होगा। ओके, तो हमने मान लिया कि लेट ए की पावर एन का ऑर्डर आर है, यानी कि आर लेस देन इक्वल टू एम है, आर लेस देन इक्वल टू एम, और m की अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो m से तो स्ट्रिक्टली बड़ा होगा mn। ओके, तो ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी, तो r इज लेस देन इक्वल टू mn m, और m इज लेस देन t, mn क्या था, t के इक्वल था। ओके, r इज लेस देन इक्वल टू m इज लेस देन t हो गया। ओके, तो अगर हम h एक सब ग्रुप बनाएं जो a की पावर n से बन रहा है, ओके, a की पावर n भी कोई एलिमेंट होगा, और a की पावर n का ऑर्डर हमने क्या माना है, r माना है। ओके, तो यानी कि h का ऑर्डर भी कितना होगा, r होगा, क्योंकि a की पावर n तो जनरेटर है। तो अगर h को हम जनरेट कर रहे हैं a की पावर n से, यानी कि h का ऑर्डर होगा वो भी r होगा। अब h का ऑर्डर r है और r लेस देन है किससे, लेस देन इक्वल टू m लेस देन t, और t क्या था, ऑर्डर ऑफ g था। तो यानी कि h का ऑर्डर क्लियरली स्ट्रिक्टली लेस देन हो गया ऑर्डर ऑफ g से। ओके, तो यानी कि h का ऑर्डर स्ट्रिक्टली लेस देन है ऑर्डर ऑफ g से, यानी कि g के पास एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट तो होगा ही h से। ओके, तो यानी कि h इसका एक प्रॉपर सब ग्रुप बन गया जो कि साइक्लिक सब ग्रुप होगा h। ओके, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि g के पास एक ऐसा प्रॉपर सब ग्रुप मिल रहा है। अब इसका दूसरा केस लेके चलते हैं कि अगर g साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है, g इटसेल्फ नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, अगर g साइक्लिक ग्रुप नहीं है तो यानी कि इसके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, यानी कि सभी एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो लेस देन होगा स्ट्रिक्टली ग्रुप के ऑर्डर से। ओके, इन दिस केस ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इज लेस देन ऑर्डर ऑफ g, तो लेट b बी एन एलिमेंट ऑफ g। अब b नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी तो होगा ही, क्यों, हमने ऐसा एलिमेंट लिया है जिसका ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, क्योंकि 1 अगर ऑर्डर लेते तो b आइडेंटिटी बनता, क्योंकि अब g का ऑर्डर कंपोजिट है तो यानी कि इसके पास एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो है ही जिसका ऑर्डर 1 से बिग होगा। ओके, तो हमने b मान लिया जिसका ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ओके, और h को जनरेट कर दिया b से जनरेट कर दिया, यानी कि h एक सब ग्रुप बन गया जिसका ऑर्डर p है और p लेस देन ऑर्डर ऑफ g है। क्यों, क्योंकि b जो एलिमेंट था उसका ऑर्डर कितना था, p, और b से ही हमने h को जनरेट कर दिया, यानी कि b का जितना ऑर्डर होगा उतना ही h का ऑर्डर होगा, क्योंकि किसी भी साइक्लिक सब ग्रुप का ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, उसके जनरेटर के ऑर्डर पे डिपेंड करता है, उसके जनरेटर का ऑर्डर जितना होगा उतना ही साइक्लिक सब ग्रुप का ऑर्डर होगा। तो यहाँ से b का ऑर्डर भी p है और h का ऑर्डर p है, और p क्या था, p लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ g से। क्यों, क्योंकि सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ g है, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ h जो होगा वो लेस देन ऑर्डर ऑफ g हो जाएगा, यानी कि g के पास एक ऐसा सब ग्रुप मिल गया जिसका ऑर्डर लेस देन है ऑर्डर ऑफ g से, यानी कि g के पास एक प्रॉपर सब ग्रुप मिल गया। ओके, ठीक है, तो इससे नेक्स्ट रिजल्ट डिस्कस करते हैं कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, यानी कि साइक्लिक ग्रुप का हर एक जो सब ग्रुप होता है वो साइक्लिक सब ग्रुप होता है। हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया था कि एबीलियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप एबीलियन बनता है, सिमिलरली साइक्लिक ग्रुप का भी हर एक सब ग्रुप साइक्लिक बनेगा। इसका जो प्रूफ है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, आप इसको ट्राई करेंगे,
इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर्स हेल्पफुल हो रहे होंगे। ओके, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं।